नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना केसेस काफी तेजी से कम हुए हैं, लेकिन याद रखिए कोरोना अभी भी है, खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में मास्क आपके लिए सुरक्षा कवच है। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे, और ये सुनिश्चित करें कि जब भी एक सेफ दूरी पर हो तो ही मास्क उतारें। राजस्थान के जालौर में भारत माता प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे एक किसान को एसडीएम ने लात मार दी। वहां के प्रतापपुरा गांव में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत हाईवे का निर्माण हो रहा है, लेकिन किसानों का आरोप है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट के तहत मिलने वाला मुआवजा कम है, इसलिए वो वहां निर्माण का काम रोकने पहुंचे और अधिकारियों से ही भिड़ गए। और इसी दौरान प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे एक किसान को एसडीएम ने लात मारकर गिरा दिया, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। एसडीएम ने जैसे ही किसान को लात मारी, वहां मौजूद दूसरे किसान भड़क गए और सरकारी अधिकारियों से लड़ने के मूड में आ गए। कई ने तो आसपास पड़ी लकड़ियों को ही अपना हथियार बना लिया। वहां मौजूद महिलाएं भी चीखने लगी। इस बीच जमीन पर गिरा किसान जैसे तैसे खड़ा हुआ। अधिकारियों से मारामारी करने पर उतारू किसानों को काबू करने के लिए पुलिस ने उन्हें कई बार धक्का दिया, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। उल्टा एक महिला ने तो पुलिस वाले को ही धक्का देकर वहां से हटाने की कोशिश की। देखते ही देखते वहां ऐसे हालात बन गए मानो जंग चल रही हो। हार मानकर पुलिस वालों ने किसानों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। वो एक किसान को धक्का देकर अपने साथ ले जाने लगी। ये देखते ही किसान और महिलाएं उनके पीछे दौड़ने लगे। एक महिला ने पुलिस वाले के हाथ से उसका डंडा छीना और उसे मारने दौड़ पड़ी, जिसके बाद वो वहां से भागने लगा। किसानों को शांत करने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए और काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस बीच किसान को पैर से मारने वाले एसडीएम भूपेंद्र यादव की सफाई सामने आ गई। उन्होंने दलील दी कि उन्होंने जो किया खुद को बचाने के लिए किया, कि उन्होंने मेरे ऊपर भी पुलिस वाले से एक लाठी छीन करके अटैक करने का प्रयास किया और एक मुक्का भी मेरी तरफ चलाया। मैंने बचाव में उनको दूर रखने के लिए और उसको पैर से किया कि भाई आप दूर रहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रधानमंत्री इमरान खान बंदूक की नोक पर सत्ता हथियाने की फिराक में है। वहां से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान के कश्मीर मामलों के मंत्री अली अमीन खान लोगों को डराने के लिए सरेआम पिस्तौल चलाते नजर आए। पीओके में चुनाव होने, इसलिए वहां मंत्रियों का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन अली अमीन का दौरा वहां के लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाया और उन्होंने मंत्री के काफिले पर हमला कर दिया, जिसके बाद अली अमीन ने लोगों में खौफ पैदा करने के लिए हवा में फायरिंग कर दी। जैसे गली का कोई गुंडा निहत्थे लोगों पर अपना रौब जमाने के लिए हथियार का जोर दिखाता है, इमरान खान के मंत्री भी कुछ उसी तरह अपनी नाजायज सत्ता की नुमाइश करते नजर आए। इसके बाद भी अली अमीन नहीं रुके और उन्होंने फायरिंग जारी रखी। बताया गया कि जब अली अमीन खान चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे तो लोगों ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया था। जनता के गुस्से को देखकर मंत्री के पसीने छूट गए और उससे अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने हवा में फायरिंग कर दी। अली अमीन की इस हरकत के खिलाफ पीओके में जनता लामबंद होने लगी है। कर्नाटक के मैसूरू से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि एक तेज रफ्तार कार ने ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उस ऑटो की चपेट में सड़क से गुजर रही 2 महिलाएं भी आ गईं। इनमें एक महिला तो उछलकर दूर जा गिरी, जबकि दूसरी ऑटो के नीचे दब गई। इस हादसे से ठीक पहले उसी जगह से एक और ऑटो और एक सफेद कार वहां से गुजरती दिखी, लेकिन तभी पीछे से आ रहे इस ऑटो के ड्राइवर को सामने से आ रही कार नहीं दिखी और कार की टक्कर से वो सड़क के दूसरी तरफ पलट गया। ये देख आसपास से गुजर रहे लोग फौरन मदद के लिए पहुंचे और ऑटो को सीधा किया। बताया गया कि हादसे के वक्त ऑटो में लोग बैठे हुए थे। इस हादसे से ऑटो को काफी नुकसान पहुंचा। नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सिद्धू के समर्थकों ने जश्न जरूर शुरू कर दिया। ये जश्न उस वक्त हुआ जब दिल्ली में सिद्धू कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिल रहे थे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने पर फैसला ले चुकी है, जिसका ऐलान बहुत जल्द किया जा सकता है। लेकिन चंडीगढ़ में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर उससे पहले ही ढोल बजने शुरू हो गए। अभी तक कैप्टन और सिद्धू के बीच चल रही सियासी खींचतान में कैप्टन आगे थे, इसलिए दीवार पर बड़ी सी होर्डिंग पर कैप्टन की फोटो दिखी, लेकिन उसके आगे ढोल सिद्धू के समर्थक बजाते रहे। उधर अमृतसर में सिद्धू के घर भी बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुट गए। माहौल जश्न का ही दिखा। लोगों ने एक दूसरे का मुंह काजू की बर्फी खिलाकर मीठा कराया
और फिर सिद्धू के पक्ष में नारेबाजी शुरू हो गई। दिल्ली में बैठे कांग्रेस नेताओं को भी लगता है कि सुलह के फॉर्मूले का ऐलान जल्द हो सकता है। ये फैसला जो है ये आज शाम तक या कल तक ये सारा फैसला डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की कलह पर बीजेपी ने भी चुटकी लेने में देर नहीं की। एक किसी ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह ये नहीं चाहते कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। और खबर है कि उन्होंने अपने ओएसडी के जरिए सोनिया गांधी को एक चिट्ठी भेजकर नाराजगी भी जताई। न्यूज़ 18 के पंकज कपाही की खबर है कि अपनी चिट्ठी में अमरिंदर सिंह ने यह जिक्र किया है कि अगर सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उससे पार्टी को कैसे नुकसान होगा। अपने खत में उन्होंने लिखा है कि अगर ऐसा हुआ तो पुराने नेता नाराज हो जाएंगे और पार्टी बढ़ जाएगी। यही नहीं, अमरिंदर ने आरोप लगाया कि सिद्धू के काम करने का जो तरीका है उससे भी कांग्रेस को नुकसान होगा। इस बीच हरीश रावत सुबह चंडीगढ़ जा रहे हैं और चर्चा है कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर उनको मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक गल सच है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जी चिट्ठी लिखी है वो एक सुजैशन नोट है सोनिया गांधी को कि किहड़ियां कास्टां छुट गई और किनू किनू रजिस्ट करना चाहिए। ये उन्होंने एक सुजैशन नोट है और उसनों शिकायत वजों लेना मैं समझना किते भी ठीक नहीं है गल। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में एनएसजी और यूपी एटीएस टीम ने मॉक ड्रिल कर आतंकवादियों से निपटने की अपनी तैयारियों को परखा। ये मॉक ड्रिल ऐसे समय में की गई जब हाल ही में लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा के संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में यह पता चला कि मथुरा समेत प्रदेश के बड़े आर्थिक स्थल उनके निशाने पर थे। इसलिए अपनी तैयारियों को परखने के मकसद से एनएसजी और यूपी एटीएस टीम ने अचानक ये मॉक ड्रिल की ताकि आतंकी हमले के वक्त साजिश को तुरंत नाकाम किया जा सके। इस मॉक ड्रिल के शुरू होते ही पुलिस वाले आसपास खुली दुकानों को फौरन बंद करवाने में जुट गए। मंदिर परिसर में मौजूद लोगों को फौरन बाहर निकाल दिया गया और कुछ ही देर में वहां खोजी कुत्तों की मदद से चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। जबकि शहर की गलियों में हथियारों से लैस कुछ एनएसजी कमांडो मार्च करते दिखे तो कुछ दुकानों की आड़ लेकर मोर्चा संभाले नजर आए। जो डमी आतंकवादी हैं और सुरक्षा बल हैं उनके बीच में मुठभेड़ चल रही है और ऐसे मुठभेड़ के दौरान एक जो दरोगा है दरोगा टेक चंद वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस ड्रिल में बम नाकाम करने वाले दस्ते को भी शामिल किया गया जो हाईटेक उपकरण की मदद से वहां मौजूद संदिग्ध चीज को उठाते दिखे। इतना ही नहीं, इस बीच वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की तलाशी ली गई। बताया गया कि 15 अगस्त और त्योहारों के मौसम को देखते हुए मथुरा के दूसरे संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया यह उद्घाटन। गुजरात के गांधीनगर स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का काम भी पूरा हो गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री के जन्मस्थान वडनगर और उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी को भी गांधीनगर से ट्रेन के जरिए जोड़ दिया गया। और हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने दोनों ट्रेनों को गांधीनगर स्टेशन से रवाना किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी जुड़े रहे, जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी खुद गांधीनगर स्टेशन पर मौजूद रहे। इससे पहले दोनों ट्रेनों को करीने से सजाकर तैयार किया गया। ट्रेनों पर फूल मालाएं और गुब्बारे भी लगाए गए। दोनों ट्रेनें बेहद आधुनिक हैं, जिनमें यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने वाली सभी सुविधाएं मौजूद हैं। ये दो ट्रेन है वो पीएम मोदी के दो घरों को जोड़ती है। एक वडनगर जहां पर पीएम मोदी का बचपन गुजरा, जहां पर उन्होंने चाय बेची, और ये दूसरी ट्रेन है जो वाराणसी जाएगी, जो उनका संसदीय क्षेत्र है। वडनगर भी इस एक्सपांशन का हिस्सा बन चुका है और मेरी तो वडनगर स्टेशन से कितनी ही यादें जुड़ी हुई है। नया स्टेशन वाकई बहुत आकर्षक लग रहा है। उद्घाटन के बाद दिए भाषण में भी उन्होंने वडनगर से अपने रिश्ते को याद किया। वडनगर को जोड़ने वाली एक मेमू ट्रेन है जो रोज चलेगी, जबकि वाराणसी और गांधीनगर के बीच सुपरफास्ट ट्रेन हफ्ते में एक दिन चलेगी। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने गुजरात को कई बड़े तोहफे दिए, जिनके गुजरात में पर्यटन और उद्योगों को बड़ा फायदा मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जिनमें साइंस सिटी अहम है। गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में बनकर तैयार है, जिसमें नेचर पार्क, रोबोटिक गैलरी और एक्वेटिक गैलरी बनाई गई है। एक्वेटिक गैलरी में 188 प्रजातियों के 11,000 से ज्यादा जलीय जीव हैं, जिनके बीच पहुंचने का अनुभव अब लोगों को मिल पाएगा। इसके अलावा रोबोटिक गैलरी है, जिसमें छोटे बड़े हर तरह के रोबोट मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इस गैलरी में एक ऐसा कैफे भी है जहां खाना बनाने से लेकर परोसने तक का काम भी रोबोट ही करते हैं। और साइंस सिटी का तीसरा हिस्सा है नेचर पार्क, जो 20 एकड़ में फैला है। रिमोट का बटन दबाकर प्रधानमंत्री ने साइंस सिटी के भी तीनों ही हिस्सों का उद्घाटन कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण
रहा गांधीनगर का रेलवे स्टेशन, जो देश का सबसे आधुनिक और खूबसूरत रेलवे स्टेशन बन गया, जिसमें स्टेशन के ठीक ऊपर ही एक होटल बनाया गया है। 318 कमरों वाले इस होटल में हर आधुनिक सुविधा मौजूद है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में ये होटल और स्टेशन जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही आधुनिक भी हैं। जमीन उतनी ही है, लेकिन उसका उपयोग दोगुना हो गया है। दावा किया जा रहा है कि स्टेशन के ठीक ऊपर बने होटल के कमरों में ट्रेन के चलने की ना तो धमक महसूस होगी और ना ही आवाज सुनाई देगी। स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए ओवरब्रिज नहीं है, बल्कि अंडरपास बनाए गए हैं। खूबसूरत लाइटें और गार्डन गांधीनगर कैपिटल स्टेशन को और भी शानदार बनाने वाले हैं। ये स्टेशन पर्यटन को इसलिए बढ़ावा देगा क्योंकि ये महात्मा म्यूजियम और दांडी कुटीर स्टेशन के बेहद करीब है। सुविधा भी बेहतरीन, पर्यटन, व्यापार और कारोबार भी उत्तम। जहां से रेल गुजरती है उससे प्राइम लोकेशन भला क्या हो सकता है। इसके अलावा 55 किलोमीटर लंबे एक रेल रूट को पूरी तरह बिजली से जोड़ने और पटरी को चौड़ा करने का काम भी पूरा हो गया। यूपी के आजमगढ़ से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक तालाब से मछली पकड़ने के मुद्दे पर दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया कि इस मारपीट में 9 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। क्योंकि तालाब से मछली पकड़ने का मामला इतना बढ़ गया कि वो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। छोटी सी बात को मुद्दा बनाकर उन लोगों ने जमकर लाठियां चलाई, जिससे जितना बन पाया उसने सामने वाले को उतना मारा। किसी ने कोहनी, किसी ने डंडे, तो कोई हाथों से ही अपना दम दिखाने में पीछे नहीं रहा। इससे पहले हाथों में लाठियां लेकर दोनों गुटों के लोग खड़े हो गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल दिखी। एक गोदी छू के दिखावा। हंगामा इतना बढ़ गया कि ये मामला पुलिस तक पहुंचने में भी देर नहीं लगी। कुछ लोग उसमें दोनों पक्षों के घायल हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। बताया गया इस हमले में जिन लोगों को चोटें आईं, उनमें 5 महिलाएं भी हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन की 66 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है, जो कि सरकार की तरफ से दिया गया अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इसमें 37.5 करोड़ डोज कोविशील्ड, जबकि 28.5 करोड़ डोज कोवैक्सीन की होगी। और इसके लिए सरकार को भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को करीब लगभग 14,500 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। दोनों ही कंपनियां ये डोज अगस्त से दिसंबर के बीच में मुहैया करवाएंगी। कोरोना पर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालात पर बैठक की। ऑनलाइन हुई इस बैठक में महाराष्ट्र, केरल और ओडिशा के सीएम भी शामिल हुए। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। लखनऊ में अभिनेता जिमी शेरगिल की वेब सीरीज चूना की शूटिंग को प्रशासन ने रुकवा दिया। शूटिंग यूनिट के 5 सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ये कार्रवाई की गई। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। अफगानिस्तान में तालिबान का सबसे घिनौना फरमान जारी किया है। तालिबान के आतंकवादियों ने अपना खौफनाक फरमान जारी करते हुए कहा कि 15 साल से ज्यादा उम्र की सभी लड़कियों और 45 साल से कम उम्र की सभी विधवा महिलाओं की लिस्ट मुहैया करवाई जाए, जिसके बाद तालिबान के कब्जे वाले इलाके में लोगों में खौफ है। अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबानी आतंक और जुल्म का वो दौर शुरू हो गया है, जिसकी आशंका पहले से जताई जा रही है। तालिबानी आतंकियों ने अपने घिनौने मंसूबों की एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें जो कुछ लिखा है वो जानकर दुनिया सकते में आ गई है। और इस लिस्ट को अफगानिस्तान के उन इलाकों में जिन पर तालिबान का कब्जा है पहुंचाने का काम इमामों को सौंपा गया है। इस तालिबानी फरमान में ये कहा गया है कि 15 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियों और 45 साल से ज़्यादा उम्र की विधवा महिलाओं की एक लिस्ट तैयार की जाए, ताकि आगे चलकर तालिबानी लड़ाकों से उनकी शादी कराई जा सके। कई वेबसाइट्स और न्यूज प्लेटफॉर्म पर तालिबान के तुगलकी आदेशों वाली खबरें वायरल हो रही हैं। सबसे ज्यादा हैरानी और आलोचना इस बात की हो रही है कि तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं की लिस्ट मांगी है। खबर है कि तालिबान कल्चर कमीशन की ओर से चिट्ठी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि उनके कब्जे वाले इलाकों में मौजूद लड़कियों की लिस्ट बनाकर सौंपी जाए। तालिबान की चिट्ठी में कहा गया है, अपनी बेटियों और विधवाओं की शादी तालिबानी लड़ाकों से करें।
सभी इमाम और मौलवी तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में मौजूद 15 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों और 45 साल से कम उम्र की विधवा महिलाओं की लिस्ट सौंपें ताकि इनकी शादी तालिबान के लड़ाकों से कराई जा सके। तालिबान ने एक और फरमान जारी किया है जिसमें लगाए महिलाओं और पुरुषों के ऊपर पाबंदियों से उनकी कट्टरपंथी सोच सामने आती है। इस फरमान में कहा गया है कि महिलाएं घरों से बाहर बिना किसी पुरुष के नहीं निकल सकती हैं। साथ ही पुरुषों को कहा गया है कि वो दाढ़ी नहीं बना सकते हैं। इस फरमान के बाद कई लोग अपने बीवी बच्चों को लेकर के सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। उत्तरी अफगानिस्तान के एक ऐसे हिस्से पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है जो अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा पर सुदूर इलाके में है। यहाँ की कमान संभालते ही तालिबान ने वहाँ के इमाम को चिट्ठी लिखकर अपनी शर्तों का ऐलान कर दिया। शर्तें भी ऐसी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। तालिबान ने कहा है कि महिलाएं और लड़कियां अकेले बाजार नहीं जा सकती, बल्कि किसी मर्द को साथ लेकर ही बाजार जाने की इजाजत है। तालिबान की ओर से पुरुषों के दाढ़ी बनाने पर भी रोक लगा दी गई है और स्मोकिंग यानी धूम्रपान पर भी पाबंदी है। हालांकि दुनिया भर में इन फरमानों की आलोचना के बाद तालिबान ने अपने बयानों से किनारा कर लिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, ये महज अफवाह है। तालिबान के जुल्मों और आतंक का सबसे बड़ा सबूत यह है कि तालिबान अपनी कट्टर सोच और बेइंतहा जुल्मों के लिए दुनिया भर में बदनाम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 4 महीने में 1100 से ज्यादा अफगान सेना के जवान और करीब 4000 लोग मारे जा चुके हैं। यही नहीं, दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने अब तक अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा करके शरिया कानून लागू कर दिया है। ऐसे हालात में वहां रहने वालों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि लोग अब उन इलाकों को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बसने पर मजबूर हो रहे हैं। तालिबान के फरमान की वजह से इलाके के लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले लोगों का दावा है कि तजाकिस्तान सीमा पर तालिबान के कब्जा करने के बाद लोगों को एक मस्जिद में इकट्ठा किया गया था। दावा किया गया कि उस वक्त तालिबानी लड़ाकों ने ऐलान किया कि इस इलाके में रात में किसी को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं है। यही नहीं, हरे और लाल कपड़े पहनने पर भी रोक लगा दी गई है क्योंकि यह रंग अफगानिस्तान के झंडे पर मौजूद है। इसके अलावा पुरुषों के लिए पगड़ी पहनना जरूरी कर दिया गया है, जबकि लड़कियों को 6वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ देने का नियम बनाया गया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अफगानिस्तान पर तालिबानी कहर बरपा हो। इससे पहले तालिबान ने अफगानिस्तान पर 1996 से 2001 तक शासन किया था। उस दौरान भी महिलाओं को घर के अंदर रहने का आदेश था जब तक कि कोई पुरुष साथ न हो। लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। नमाज नहीं पढ़ने पर सरेआम पीटा जाता था। पारंपरिक कपड़े पहनना जरूरी कर दिया गया था और यौन अपराधों के मामले में पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। अफगानिस्तान से जैसे जैसे अमेरिकी सेना वापस लौट रही है, वैसे वैसे तालिबानी आतंक भी बढ़ता जा रहा है। कई मोर्चों पर तो अफगानिस्तान की सेना को भी अपने पैर पीछे खींचने पड़े हैं। यही कारण है कि तालिबान का दायरा बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान पर राज करना चाहता है और अगर ऐसा होता है तो भारत को भी दिक्कत हो सकती है। भारत और अफगानिस्तान के लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं और भारत ने अफगानिस्तान में सड़क से लेकर के और रेल लाइन बिछाने को लेकर के $3 अरब से भी ज्यादा का निवेश किया है। तालिबान आतंक के मंसूबे अगर पूरे होते हैं तो भारत को अपने इस निवेश योजनाओं पर रोक लगानी पड़ेगी। दिल्ली में पानी की किल्लत और गंदे पानी के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर तक पहुंचने की कोशिश की। बताया गया कि गर्मी और उमस के बीच दिल्ली के कई इलाकों में पानी की दिक्कत है और इसी मुद्दे पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सीएम के घर का घेराव करने के लिए सड़कों पर निकल पड़े। हाथों में पार्टी के झंडे, बैनर, प्लेकार्ड और सिर पर खाली मटके लिए इन लोगों का इरादा मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने का था, लेकिन पहले से तैनात सुरक्षा बल ने उन्हें रोक दिया। आगे बढ़ने की जिद पर अड़े कांग्रेस के लोग नहीं माने और वो रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों से भिड़ गए, जिसके बाद जवानों ने भी उन्हें रोकने के लिए पूरा दम लगा दिया और फिर दोनों तरफ से धक्का मुक्की होने लगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें यहाँ पर सिविल लाइन की है, जहाँ पर थोड़ी दूरी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर है और उसके बाहर ये तस्वीरें। थोड़ी देर तक इसी तरह हंगामा चलता रहा और जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया तो वो वहीं धरने पर बैठ गए।
दिल्ली की जनता के खाली मटके हैं, पानी की दिक्कतें हैं, गंदे पानी से लाखों लोगों को बीमारी हो रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। एक दूसरे रास्ते से उसके कई कार्यकर्ता केजरीवाल के घर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में लगाए गए कुछ बैरिकेड को भी उन लोगों ने तोड़ दिया और नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ गए। हालांकि पुलिस वालों ने उन्हें पहले ही रोक दिया। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल के घर के पानी के कनेक्शन को ये काटेंगे, जिससे कि मुख्यमंत्री को आभास हो कि पानी के ना आने से क्या होता है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर ड्रोन के जरिए निगरानी भी रखी जा रही थी। कोरोना पर 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी लहर को रोकने के लिए राज्य सरकारों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही इससे निपटने के लिए 4T फॉर्मूले पर भी जोर दिया। इस दिशा में स्ट्रेटेजी वही है जो आप अपने राज्यों में अपना चुके हैं, पूरे देश ने उसको लागू किया हुआ है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट और अब टीका। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ लोगों ने बीजेपी समर्थकों की दुकानों पर जमकर तोड़फोड़ की। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस हमले का आरोप लगाया, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई। वीडियो में कुछ लोग एक दुकान में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। इन लोगों ने दुकान में घुसकर वहां रखा सामान सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। एक आदमी मेज को सड़क पर पटककर तोड़ता दिखा। ये लोग काफी देर तक तोड़फोड़ करते रहे। इस दौरान वहां काफी भीड़-भाड़ भी थी, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। हमलावरों ने दुकान के अंदर घुसकर वहां रखी खाने पीने की चीजों को भी बर्बाद कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई और जांच शुरू की। इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया, जिसके बाद वहां बड़ी तादाद में सुरक्षा बल की भी तैनाती करनी पड़ी। हरियाणा सरकार के आदेश पर करीब 3 महीने बाद कुछ नियमों के तहत स्कूल फिर खुल गए। हालांकि अभी 9वीं से लेकर 12वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों को ही स्कूल जाकर पढ़ने की इजाजत दी गई है। लेकिन जब पहले दिन छात्र स्कूल पहुंचे तो इतने लंबे वक्त से सुनसान रहे स्कूलों की रौनक फिर लौट आई, जिसकी कुछ तस्वीरें गुरुग्राम के एक स्कूल से भी सामने आई, जिसके मेन गेट पर छात्रों का तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। उससे पहले उनके हाथों को सैनिटाइज कराया गया। कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए ही बच्चों ने प्रार्थना की। फासला बनाकर ही वो खड़े हुए। मुंह से मास्क तो किसी छात्र के हटा ही नहीं। छात्रों को क्लासरूम में भी फासले के नियम के तहत ही बिठाया गया। एक डेस्क पर एक छात्र। उस स्कूल में ऐसी व्यवस्था की गई कि घर बैठकर पढ़ाई कर रहे छात्र भी हर एक विषय को आसानी से समझ सकें। इसके लिए वहां एक ट्राइपॉड और फोन के जरिए ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लास भी ली गई। हालांकि जो छात्र लंबे अरसे बाद स्कूल पहुंचे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऑनलाइन में प्रॉब्लम्स थी, ऑफलाइन में ज्यादा मजा आ रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई के मसले पर छात्रों और टीचरों के सुर एक दूसरे से मेल खाते मिले। ऑफलाइन में वो सामने उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है और सोल्यूशन निकल आता है। गुरुग्राम के ही एक सरकारी स्कूल से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें भी कोरोना नियमों के पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। स्कूल में घुसने से पहले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के तहत ही अंदर जाने दिया गया। इसी तरह के इंतजाम राज्य के दूसरे स्कूलों में भी देखे गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कई घंटों तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी मार गिराए। बताया गया कि मारे गए आतंकी हाल के दिनों में हुए कई हमलों के लिए जिम्मेदार थे। और जैसे ही खुफिया जानकारी मिली कि वो श्रीनगर के दानमार इलाके में एक मकान में छिपे हैं, सुरक्षा बल ने उन्हें घेर लिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ जवान उस मकान के नजदीक एक दूसरे मकान की छत पर दिखाई दिए। वहीं खुद को घिरा देखकर आतंकियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान उस मकान से आग की लपटें उठती नजर आईं, लेकिन जवान मोर्चे पर डटे रहे और आतंकी वहां से न भाग पाए, इसलिए चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई। हालांकि आतंकियों को मारने से पहले उन्हें सरेंडर करने का मौका भी दिया गया। हम लोगों ने उनको बोले कि सरेंडर कर जाओ, अपील किए, नहीं माना। इस ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवान शामिल रहे। यूपी के लखनऊ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां करंट की चपेट में आने से एक सफाई कर्मी की मौत हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो सफाई कर्मी सुबह के वक्त एक रेस्टोरेंट के बाहरी हिस्से में लगे लोहे के गेट को खोलने की कोशिश करता दिखा। जैसे ही उसने गेट पर अपने दोनों हाथ रखे, वो झूलता हुआ जमीन पर लुढ़क गया। उसकी ये हालत गेट में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से हुई। हादसे के वक्त उस रेस्टोरेंट का एक कर्मचारी भी सामने खड़ा था, जो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो भी डर गया। इसके बाद एक लड़का वहां आया और जमीन पर पड़े उस सफाई कर्मी को पकड़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे करंट का ऐसा झटका लगा
कि वो उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद करंट की चपेट में आए उस आदमी की मौत हो गई। प्यासा था तो उसने सोचा कि बोतल उठा लें, बस बोतल उठाई, वो चपक गया यहाँ पर। इस हादसे के बाद कुछ लोग घटना वाली जगह पहुंच गए और मारे गए आदमी को मुआवजा देने की मांग करने लगे। बताया गया कि रात के अंधेरे में चोर ना घुसे, इसके लिए रेस्टोरेंट के मालिक ने लोहे के गेट में करंट दौड़ाया था। जम्मू में एक बार फिर ड्रोन दिखाई दिए, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सर्च ऑपरेशन में जुट गई। न्यूज 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि बीते 24 घंटों में जम्मू के 6 अलग अलग जगहों पर ड्रोन देखे गए, जिनमें एक ड्रोन तो जम्मू शहर के बीचों बीच मंडराता दिखा। वहीं सांबा सेक्टर में भी सेना के एक अहम ठिकाने के पास एक ड्रोन उड़ता नजर आया, जिसके बाद जवानों ने उस पर फायरिंग की तो वो पाकिस्तान की तरफ चला गया। इसी तरह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बसे हीरानगर सेक्टर में भी एक ड्रोन दिखाई दिया। इसके अलावा कठुआ में भी आसमान में एक ड्रोन दिखा, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हुए हमले के बाद से जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में कई बार ड्रोन देखे जा चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के हमले में भारतीय पत्रकार की जान चली गई। अफगानिस्तान के कंधार में तालिबान के हमले में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई। दानिश ने अपनी मौत से 2 दिन पहले 13 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें उनकी गाड़ी पर तालिबान का रॉकेट गिरता दिखा था। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक महिला पर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगा। इसके बाद आरोपी महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कोरोना खतरे से निपटने के लिए किए गए इंतजामों पर योगी सरकार की तारीफ की। उत्तर प्रदेश ने बहुत ही अच्छा काम किया है, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। बैंक धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चोकसी ने एक ऑडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो अपनी खराब तबीयत की वजह से भारत नहीं आ सकते। मेहुल चोकसी अभी कैरिबियाई देश एंटीगा एंड बारबुडा में है। Due to my health, I have not been able to travel, and please visit here if you want to interrogate me. अमेरिका के टस्कन से एक डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां बाढ़ के पानी में एक कार फंस गई, जिसमें एक आदमी और उसकी 2 बेटियां थी, लेकिन बाढ़ के पानी ने इनकी जान पर संकट खड़ा कर दिया। गनीमत रही कि रेस्क्यू टीम वक्त रहते वहां पहुंची। सबसे पहले तो उसकी दोनों बेटियों को जवानों ने एक एक करके किनारे पर पहुंचाया, फिर उस शख्स को बाहर निकाल दिया। बताया गया कि आमतौर पर सूखी रहने वाली इस सड़क पर अचानक मिट्टी और कीचड़ के साथ बरसाती पानी आ गया, जिसके बाद कई लोग फंस गए। एरिज़ोना के कई इलाकों में बाढ़ के अचानक दस्तक देने की तस्वीरों ने लोगों को डरा दिया। ये पानी अपने साथ कई टन मिट्टी और जंगली सामान भी बहा कर लाया। उत्तर प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी की एक रैली का वीडियो वायरल होने पर जमकर बवाल हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। उसने ट्विटर पर एक दिन पहले हुई रैली का एक वीडियो भी शेयर किया। इस बीच आगरा में समाजवादी पार्टी के खिलाफ अलग अलग संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सड़क पर अखिलेश यादव का पुतला फूंक दिया। इससे पहले हिंदू जागरण मंच नाम के एक संगठन ने भी समाजवादी पार्टी के विरोध में रैली निकाली। ये लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर के दफ्तर के बाहर पहुंचकर भी इन लोगों ने नारेबाजी जारी रखी और समाजवादी पार्टी पर बैन लगाने की मांग करने लगे। इन लोगों ने वहां मौजूद पुलिस के अधिकारियों को अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन भी सौंपा। एक दिन पहले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ आगरा में एक रैली की थी, जिसका एक वीडियो वायरल हो गया। बीजेपी ने यह वीडियो शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी को घेरा। एक दिन पहले समाजवादी पार्टी की जो रैली निकली थी, उसकी अगुवाई आगरा में पार्टी के अध्यक्ष वाजिद निसार ने की थी और अगले ही दिन इस रैली का वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें वाजिद निसार और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर पैदल चलते दिखे। इन लोगों ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के समर्थन में नारे भी लगाए। लेकिन बीजेपी ने यह वीडियो शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो इस मामले में समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया। अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं, तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे उसे बदनाम करने की साजिश ठहरा दिया।
समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ये कहेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये बनाया कोई किसी ने बनाया होगा, किसी ने कुछ किया होगा, तो सिर्फ और सिर्फ जिनको पोलराइजेशन से फायदा होने वाला है। इससे पहले वायरल वीडियो पर समाजवादी पार्टी के आगरा के अध्यक्ष वाजिद निसार ने खुद पुलिस से शिकायत की और मांग की कि जल्द से जल्द वीडियो की सच्चाई सामने लाई जाए ताकि दोषियों को सजा मिले। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई। उसने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान की और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो लोग उस वीडियो में उपलब्ध था उसका फोटो पहचान करा के उनको हिरासत में लिया पुलिस ने। उसके 5 लोग पुलिस ने गिरफ्तारी किया है। पुलिस ने इस मामले में जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें पंकज नाम का एक शख्स भी शामिल है, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के आरोप को गलत ठहराया। मैंने चौधरी भाई निसार जी के लगाए, मुलायम सिंह यादव जी के नारे लगाए और मैंने अखिलेश यादव जी के नारे लगाए। मैंने कोई पाकिस्तान जी के नारे नहीं लगाए, क्योंकि पाकिस्तान के नारे क्यों लगाऊंगा। पुलिस ने इस मामले में 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिनमें 5 नामजद और 20 लोग अज्ञात हैं। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।